टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आपको पुराने वीडियो अच्छे लग रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या होती है और ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि सारा का सारा जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं MEC क्या है और उसका निवेश से क्या संबंध है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता का अर्थ देखते हैं। इसे इंग्लिश में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं, MEC। कीन्स ने क्या बताया है इसके बारे में? कीन्स के अनुसार एक नई परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, एक नए प्रोजेक्ट में निवेश करना या इन्वेस्टमेंट करना पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और बाजार की ब्याज दर पर निर्भर करता है। अर्थात कोई व्यक्ति या प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा किसी प्रोजेक्ट में, वो किस पर डिपेंड करता है? MEC पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसी पे निर्भर करता है सारा का सारा खेल। संतुलन जब होता है बाजार का, तो उस स्थिति में बाजार की ब्याज दर और MEC दोनों बराबर होते हैं। अर्थात MEC बराबर R होता है संतुलन की स्थिति में। MEC क्या है? MEC बटे की वह दर है, यह रेट ऑफ डिस्काउंट है या रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ यील्ड है। ठीक है, यह बटे की वह दर है जो एक पूंजीगत परिसंपत्ति मतलब कि जो हमने पूंजी के प्रकार पढ़े थे, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी हमने प्लांट, मशीनरी ये पढ़ी थी, ये उसी के बारे में है। पूंजीगत परिसंपत्ति का मतलब वही है। तो MEC बटे की वह दर है जो एक पूंजीगत परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवन काल से प्राप्त वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल। अर्थात मान लीजिए आपने एक मशीन लगाई, आपने क्या लगाई? एक कारखाना लगाया, ये पूरा का पूरा, और इस कारखाने में मशीनें लगाई है। ठीक है, तो इस कारखाने से आपको कितना प्रत्याशित आय होती है? कितनी प्रत्याशित आय होती है? और इस कारखाने की परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य कितना है? यही क्या है? बटे की दर या MEC। तो ये MEC क्या करती है? MEC वह रेट ऑफ डिस्काउंट है जो पूंजीगत परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवन काल से प्राप्त, पूरे जीवन काल में उससे कितनी आय होगी, ये कल्पना में हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, से प्राप्त वार्षिक प्रत्याशित आय के जो करंट में वैल्यू है, वर्तमान मूल्य को पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ति मूल्य के बराबर कर देती है। हो सकता है आप थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज हो इन शब्दों को लेकर, इसीलिए अब हम इन शब्दों को समझते हैं कि वार्षिक प्रत्याशित आय क्या होती है और पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य क्या होता है। देखते हैं इन्हें। पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य, जिसे हम सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट कहते हैं, ये क्या होती है? जब एक उद्यमी एक पूंजीगत परिसंपत्ति खरीदना चाहता है, कोई भी उद्यमी है वो क्या चाहता है? कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो कोई प्लांट, मशीनरी ये खरीदना चाहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत परिसंपत्ति। तो उसे उसके लिए कीमत अदा करनी होगी। जाहिर बात है, कोई मशीन खरीदेगा तो उसे क्या पैसा देने पड़ेंगे? उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। इसी राशि को पूंजीगत परिसंपत्ति का क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात पूंजीगत परिसंपत्ति जिस मूल्य पर खरीदी जाएगी उसे ही पूंजीगत परिसंपत्ति का क्रय मूल्य अथवा पूंजीगत परिसंपत्ति की वर्तमान लागत कहा जाता है। तो इसे ही पूंजीगत परिसंपत्ति की वर्तमान लागत कहते हैं। कीन्स ने पूंजीगत परिसंपत्ति प्राप्ति की इस लागत को ही पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य अथवा प्रतिस्थापन लागत का है। तो पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य और कुछ नहीं, उसका क्रय मूल्य या जो वर्तमान में उसकी कॉस्ट है मशीन की। मान लीजिए वर्तमान में इस मशीन, ये मशीन है कोई, मान लीजिए इसकी कॉस्ट है 1000 रुपए, तो यही क्या है? 1000 रुपए। पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य भी यही है, पूंजीगत परिसंपत्ति की वर्तमान लागत भी यही है और पूंजीगत परिसंपत्ति की प्रतिस्थापन लागत भी यही है। तो ये चारों यही है। यह वह मूल्य है जिस पर नई पूंजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापित की जाती है। अर्थात अगर आपने ये प्लांट लगाया है, ये मशीन लगाई है 1000 रुपए की, और आप इस मशीन को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कितने रुपए चाहिए?
1000 रुपए चाहिए, तब जाके ये पुरानी मशीन हटेगी और नई मशीन मार्केट में आपके प्लांट में आ पाएगी। तो ये होता है हमारा पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य, जो कि एक तरह से क्रय मूल्य है असेट का। अब देखिए पूंजीगत परिसंपत्ति से वार्षिक प्रत्याशित आय क्या होती है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स फ्रॉम कैपिटल असेट, पूंजीगत परिसंपत्ति से वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल, यानी कि जो आपने पूंजीगत परिसंपत्ति लगाई है या जो लगाने वाले हैं उससे कितना रिटर्न आता है प्रत्याशित प्रतिफल। आप पहले से ही क्या अनुमान लगा रहे हैं, प्रत्याशित मतलब पहले से ही कल्पना कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं मार्केट के आधार पर कि मुझे ये मशीन लगाने से इतना रिटर्न वापस मिलेगा। या आय, इसके संपूर्ण जीवन काल में उत्पादित उत्पादन के विक्रय से प्रत्याशित आय और प्रत्याशित परिवर्तनशील लागतों का अंतर है। सरल सी भाषा में मैं बता देता हूं आपको कि हमारा जो लाभ होता है, लाभ का सूत्र क्या होता है हमारा, टीआर माइनस टीसी होता है। माइक्रो में हमने पढ़ा है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो लाभ बराबर, अगर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल लागत होता है। ठीक है, अब यहां क्या आ रही है, ये जो वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल है, ये जो वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका मान कितना होगा पूंजीगत परिसंपत्ति से वार्षिक प्रत्याशित आय का, इसका मान होगा बराबर कि पूंजीगत परिसंपत्ति से कुल कितनी आय हुई है, पूरी जीवन काल में कितनी आय इससे होने वाली है, ये कल्पना में पहले ही कैलकुलेशन कर ली जाती है कि इस मशीन को लगाने से हमें इतनी आय होगी जब तक ये मशीन चलेगी अपने जीवन काल में, हम इससे इतना सामान बनाएंगे और हमें इतनी इनकम होगी, इसे हम इसकी कुल आय कहेंगे। फिर माइनस की परिवर्तनशील लागतें, कि कच्चा माल और ये लगाएंगे हम किसी चीज को बनाने में तो उसकी लागतें तो घटानी होगी ना, स्थिर लागतें नहीं लेकिन परिवर्तनशील लागतें तो घटानी होगी, तो हम इसे कुल परिवर्तनशील लागत कह देते हैं या लागत कह देते हैं इसको एक बार के लिए। तो इसी का अंतर क्या होता है पूंजीगत परिसंपत्ति से वार्षिक प्रत्याशित आय। अगर मैं कहूं एक और उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूं आपको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए एक सिलाई मशीन लगाई, ठीक है, सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन लगाई तो सिलाई मशीन से पूरे जीवन भर मतलब कि जब तक ये सिलाई मशीन चलेगी इसने हमें कमा कर दिए 1000 रुपए, ठीक है, और इस सिलाई मशीन से जो हमने 1000 रुपए खर्च किए, चीजें बनाई 1000 रुपए की, उन चीजों को बनाने में हमारे 600 रुपए खर्च हुए थे, यानी कि कपड़े के, है ना, धागे के, इन सब के मिलाकर कितने रुपए खर्च हुए थे, 600 रुपए। तो 600 रुपए की चीज को किस में बदल दिया था इस सिलाई मशीन ने, 1000 रुपए में। तो 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपए इसका रिटर्न हो गया है पूंजीगत परिसंपत्ति से। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो मैं इसको एक बार और देख लेते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति से वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल या आय, इसके संपूर्ण जीवन काल में उत्पादित उत्पादन के विक्रय मतलब बिक्री से जो प्रत्याशित आय है और जो प्रत्याशित परिवर्तनशील लागतें हैं उनका अंतर होती है। परिवर्तनशील लागतें कौन कौन सी होती है, कच्चे माल, मजदूरी, विज्ञापन, रखरखाव, यातायात इत्यादि पर जो उठाए गए खर्चे हैं उन्हें ही परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। जो उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है, उत्पादन घटने पर घटती है और उत्पादन के जीरो होने पर जीरो हो जाती है, उन्हें हम परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। आपने माइक्रो में देखा भी होगा कि परिवर्तनशील लागतों का वक्र कैसा होता था हमारा, हमने माइक्रो में देखा होगा, ये YOX और ये हमारा परिवर्तनशील लागतों का वक्र था, ये TVC ऐसे होता था हमारा, ये TVC, ठीक है, इस तरह से होता था हमारा परिवर्तनशील लागतों का वक्र, धनात्मक ढाल वाला होता था, ठीक है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जब पूर्ति मूल्य जो पहले पढ़ा, पूर्ति मूल्य परिसंपत्ति की वर्तमान लागत है, ये क्लियर हो गया कि जो पूर्ति मूल्य है वो तो क्या है, परिसंपत्ति की वर्तमान लागत, और प्रत्याशित प्रतिफल परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाली क्या है, अनुमानित आय। तो सरल सी भाषा में जो प्रत्याशित आय है उसमें से वर्तमान लागत घटा दो असेट की, तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है, MEC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MEC और निवेश मात्रा में संबंध देखते हैं अब।
एमईसी और निवेश मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात जैसे जैसे निवेश की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे एमईसी क्या होती है, घटती चली जाती है। ऋणात्मक संबंध का मतलब होता है जब दो चर में विपरीत संबंध हो, एक चर बढ़े और दूसरा चर घटे, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संबंध। यहां क्या हो रहा है, एमईसी बढ़ती है और निवेश घटता है, इन्वेस्टमेंट घटता है, और एमईसी घटती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इस तरीके से ये विपरीत संबंध है। देखिए आप, ये विपरीत संबंध है, तो इसी को हम विपरीत संबंध को क्या कहते हैं, ऋणात्मक संबंध। पूंजी की सीमांत क्षमता एमईसी वक्र को ही निवेश का मांग वक्र या निवेश प्रेरणा वक्र कहते हैं। ध्यान देना, ये निवेश वक्र नहीं है, ये निवेश मांग वक्र या निवेश प्रेरणा वक्र कहलाता है, ये निवेश वक्र नहीं है। तो अब देखिए इधर हमने इधर वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एमईसी एंड ब्याज दर। मैं आपको बता दूं, संतुलन की स्थिति में बाजार की ब्याज दर और एमईसी क्या होती है, दोनों बराबर। एमईसी बराबर क्या होते हैं, आर, ठीक है। तो ये हमारी एमईसी एंड ब्याज दर है, और ये हमारा आई है, निवेश मांग वक्र, और यही हमारा एमईसी वक्र भी बन गया है। और इस साइड में हमने निवेश की मात्रा ली है। आप देख सकते हैं, जब ए बिंदु पे थे तो एमईसी क्या थी, एमईसी 1 थी और निवेश की मात्रा I1 थी। जैसे ही निवेश की मात्रा I1 से बढ़कर I2 हुई तो एमईसी क्या हो गई, एमईसी 1 से घटकर क्या हो गई है, एमईसी 2, और हम कहां आ गए हैं, ए से बी बिंदु की ओर। तो इसका मतलब एमईसी और निवेश मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। और सेम यही संबंध ब्याज दर और निवेश मात्रा में होता है। मान लीजिए जब ब्याज दर R1 थी तो निवेश कितना था, I1, और जैसे ही ब्याज दर R1 से घटकर किधर आई, R2, तो हम ए बिंदु से किधर आ जाएंगे, बी बिंदु की ओर। तो जैसे ही ब्याज दर R1 से घटकर R2 होगी, निवेश भी I1 से बढ़कर कितना हो जाएगा, I2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सस्ता अगर ब्याज लोन अगर सस्ता मिलेगा तो उत्पादक क्या करेंगे, निवेश ज्यादा करेंगे। इसलिए जैसे ही ब्याज दर घटती है निवेश की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी कारण निवेश मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, एमईसी के बराबर होता है ये दोनों। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता एमईसी का सूत्र। एमईसी का सूत्र होता है एमईसी बराबर वार्षिक प्रत्याशित आय अपॉन पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है। अब हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं एमईसी को। उदाहरण 1, यदि किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत 40,000 रुपए है और उसके जीवन काल में वार्षिक प्रत्याशित आय 2,000 रुपए हो, तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता एमईसी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, हमारा ये एमईसी का सूत्र है, तो एमईसी बराबर वार्षिक प्रत्याशित आय कितनी है, 2,000, तो मैंने यहाँ 2,000 लिख दिया है, ठीक है। और हमारे जो पूर्ति कीमत है परिसंपत्ति की, पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत कितनी है, 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए, तो हमने ये नीचे 40,000 रुपए लिख दिए और गुणा 100 कर दिया। तो जब इसको आंसर निकाला हमने तो आंसर कितना आ गया है हमारे पास, 5%। तो इस तरीके से हमारी ये पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता एमईसी आ जाती है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैंने बहुत अच्छे उदाहरण लिए हैं, बहुत जटिल उदाहरण है जो आपको इसको समझने में मदद करेंगे। ये हायर लेवल स्टडीज के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा वीडियो बनने वाला है, आप देख सकते हैं इसे। पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य सप्लाई प्राइस किसके बराबर होता है, पूंजीगत परिसंपत्ति से प्रत्याशित आय के। ध्यान दें, पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य पूंजीगत परिसंपत्ति से प्रत्याशित आय के बराबर होता है। इस सूत्र में पीवाई का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स, यानी कि प्रत्याशित आय, और आर का मतलब क्या है, वार्षिक बटा दर, जिसे हम एमईसी भी कहते हैं या रेट ऑफ डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या है, सप्लाई प्राइस का, सप्लाई प्राइस बराबर PY1 अपॉन 1 प्लस आर। ये 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकंड का मतलब सेकंड ईयर, ठीक है। ऐसे ही एन का मतलब है nth ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर का है PY1 अपॉन 1 प्लस आर, फिर ये
दूसरे वर्ष का है py2 अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस py अपॉन n 1 प्लस आर का होल n, ठीक है, पावर n। तो कहने का मतलब ये हमने n समय तक, n वर्ष तक के ये लिए हैं, जितने वर्ष होते जाएंगे उतने यहाँ पे जुड़ते जाएंगे, आप इसको जोड़ते जाएं। मान लीजिए 2 वर्ष का है तो केवल इतना सा ही सूत्र लेना है, 3 वर्ष का है तो आप 3 कर देना, 4 का हो तो 4, इस तरीके से ये n तक चलता जाएगा। अब उदाहरण 2 देखते हैं हम। यदि किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का जीवन काल कितना बताया इसने, जीवन काल 2 वर्ष का बताया, ध्यान रखना। प्रथम वर्ष में, पहले वर्ष में कितनी इनकम हो रही है इससे, पहले वर्ष में इससे प्रत्याशित आय कितनी है 22,000, ठीक है, और दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है इनकम 48,000, और इसकी वार्षिक बटा दर कितनी बता रहे हैं ये 10%। और पूछा क्या है कि सप्लाई प्राइस ज्ञात कीजिए, पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जो ये हमारा ऊपर वाला सूत्र है इसमें हम ये वैल्यू सारी की सारी पुटअप करने वाले हैं। तो हमने वैल्यू पुटअप की, एसपी बराबर py1 यानी कि पहले वर्ष की प्रत्याशित आय कितनी है 22,000, ये देखो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। फिर ये 1, तो ये 1 लिख दिया, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया है, और r पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में वार्षिक बटा दर कितनी बताई है इसने 10% बताई है, तो हमने ये 10% यहाँ लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फिर है दूसरे वर्ष में प्रत्याशित आय कितनी है, तो ये रही 48,400 यहाँ लिख दिया, बटा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर का मान है 10% का स्क्वायर कर दिया है। क्योंकि ये 2 ही वर्षों की बात हो रही है इसलिए हमने आगे का सूत्र अब और नहीं बढ़ाया है, क्योंकि 2 वर्ष हमारे कंप्लीट हो गए हैं, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अगर तीसरा वर्ष भी दिया होता तो हम प्लस करके फिर आगे तीसरे वर्ष की काउंटिंग करते। तो एसपी बराबर क्या हुआ 22,000 अपॉन 1 प्लस 10% का मतलब क्या होता है 10/100, तो मैंने यहाँ 10/100 लिख दिया, प्लस का चिन्ह 48,400 अपॉन 1 प्लस 10% का मतलब 10/100 का होल स्क्वायर। इस तरह हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको गणित भी समझ में आ जाए कि कैसे आ रहे हैं आंसर। तो हमारा एसपी का मान ये आ गया है 22,000 अपॉन 1 प्लस 10/100 प्लस 48,400 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100 का स्क्वायर, ये स्क्वायर मत भूलना। तो एसपी बराबर क्या आया 22,000 अपॉन 1 प्लस 10/100 किया तो मान कितना आया 0.1। ऐसे ही यहाँ पे 10/100 किया तो मान कितना आया 0.1। तो हमारी ये वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हमने एसपी बराबर क्या आया 22,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 किया तो 1.1 आ गया, और फिर 48,400 अपॉन 1 प्लस 0.1 किया तो 1.1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां तक पहुंच गए हम। ये आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है थोड़ी। तो एसपी बराबर 22,000 अपॉन 1.1 हो गया प्लस 48,400 अपॉन 1.1 को स्क्वायर किया तो निकल के कितना आया मान 1.21। हमने यहां तक निकाल लिया। अब हमने इसमें भाग दिया तो एसपी बराबर क्या आया 20,000 प्लस 48,400 में 1.21 का भाग दिया तो कितना आया मान 40,000। तो इस तरीके से हमारा पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य एसपी बराबर कितना आया है 60,000 रुपए। ये हमारी पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य है, जो किसके बराबर है पूंजीगत परिसंपत्ति से प्रत्याशित आय के। तो पूंजीगत परिसंपत्ति से प्रत्याशित आय के बराबर है, अर्थात इस मशीन को 60,000 रुपए से ज्यादा कीमत पर खरीदना हानि का सौदा होगा, क्योंकि यही इसकी आय भी है और यही इसकी पूर्ति मूल्य भी हो सकता है। अगर हमने इसका पूर्ति मूल्य 60,000 रुपए निकला है कि इससे हमें प्रत्याशित आय कितनी होने वाली है 60,000, और हम आय से ज्यादा में खरीदेंगे इसको तो हमको तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए इस मशीन को 60,000 रुपए से ज्यादा में अगर खरीदते हैं तो यह हानि का सौदा होगा, हमें 60,000 से कम में यह मशीन खरीदनी होगी। अब देखिए पूंजीगत परिसंपत्ति का पूर्ति मूल्य एसपी बराबर क्या होता है पूंजीगत परिसंपत्ति से प्रत्याशित आय, और एसपी का हमारा सूत्र मैं बता ही चुका हूं py1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस py2 अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस pyn अपॉन 1 प्लस आर का पावर n, ठीक है। ये हमने अभी अभी देखा था। अब मैं उदाहरण 3 की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। यदि एक फर्म पूंजीगत उपस्कर मतलब पूंजीगत मशीन, ठीक है, वो 1 लाख रुपए में खरीदती है और 2 वर्ष बाद इस मशीन से 1,21,000 की प्रत्याशित आय प्राप्त होने की आशा है, तो पूंजी की सीमांत क्षमता MEC ज्ञात कीजिए। इस बार
सप्लाई प्राइस नहीं पूछी है, इसने क्या पूछा है, एमईसी रेट ऑफ डिस्काउंट पूछ लिया, एक तरह से ये आर पूछा है इसने। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एसपी के सूत्र को, पहली बात तो ये कितने वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्षों की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ 2 वर्ष का ले लेते हैं सूत्र में और उसके आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर। 2 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं, 2 वर्षों की नहीं, 2 वर्ष बाद, ध्यान रखना। 2 वर्ष में तो 1 साल और 2 साल दोनों आते हैं, लेकिन 2 वर्ष बाद में दूसरा वर्ष आएगा, उसके बाद की पूछी है इसने, ठीक है। तो चूंकि एसपी बराबर पी वाई अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए ये यहां आ जाएगा स्थिति, चूंकि एसपी बराबर पी वाई अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर है, इसलिए 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन एसपी मैथमेटिक्स के अनुसार। इसलिए 1 प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट पी वाई अपॉन एसपी हो जाता है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आर बराबर रूट पी वाई अपॉन एसपी -1, ये ध्यान रखना -1 रूट के अंदर नहीं है। तो ये हमारा सूत्र आ चुका है, आर बराबर रूट पी वाई अपॉन एसपी -1। तो हमने मान पुटअप करते हैं हम, आर बराबर रूट पी वाई का मान क्या है, प्रत्याशित आय कितनी होने वाली है इससे 2 साल में, 1,21,000, तो 1,21,000 लिख दी। और सप्लाई प्राइस कितनी है इसकी, सप्लाई प्राइस है 1 लाख, तो 1 लाख लिख दिया, -1 किया तो हमारे पास आ गया आर बराबर रूट 1.21, फिर माइनस है और फिर 1 है, ध्यान रखना रूट में नहीं है ये 1, तो हमारे पास आया मान 1.1 -1, तो दैट इज द आर इज इक्वल टू 0.1। तो आर तो 0.1 होता ही नहीं है, तो अगर इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे, तो आर बराबर 0.1 इंटू 100 बराबर 10% एमईसी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास रेट ऑफ डिस्काउंट या एमईसी निकल के आ गई है 10% इस तरीके से। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 4। यदि किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का जीवन काल 5 वर्ष है, 5 ईयर्स, और इससे 1,000 प्रति वर्ष आय की प्राप्ति संभावना है, यानी कि हर साल 1,000 रुपए आय प्राप्त होगी, और वर्तमान में इसकी लागत कितनी है, 3500 रुपए, और ब्याज दर या बटा दर जिसे हम एमईसी कहते हैं वो कितनी मान रखी है, 12%। तो बताइए क्या इस यंत्र में निवेश करना या इस परिसंपत्ति को खरीदना उत्पादक के लिए लाभदायक होगा। तो देखते हैं इसका उत्तर। हमारा सूत्र क्या है सप्लाई प्राइस का, एसपी बराबर पी वाई 1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस पी वाई 2 अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस पी वाई 3 अपॉन 1 प्लस आर की क्यूब प्लस पी वाई 4 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस पी वाई 5 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 5। मैंने ये 5 बार क्यों लिया, क्योंकि हमारा जीवन काल इस बार कितना है, 5 वर्ष का है, तो इसलिए मैंने ये अपना सूत्र 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ष तक बढ़ा दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने ये 5 बार लिया। फिर है अब वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो एसपी बराबर कितना है, आप प्रत्याशित आय कितनी है हर साल 1,000 रुपए हो रही है हर बार, तो हमने पी वाई 1 भी 1,000 लिखा, पी वाई 2 भी 1,000, पी वाई 3 भी 1,000, पी वाई 4 भी 1,000 और पी वाई 5 भी 1,000 लिख दिए, क्योंकि हर साल 1,000 इनकम हो रही है। और बटा दर कितनी मानी है हमने, 12%। तो हम 12% क्या करेंगे, देखिए सूत्र में 1 प्लस 12%, 1 प्लस 12%, 1 प्लस 12%, हर जगह 1 प्लस 12% हमने लिख दिया है। और जो ये पावर थी, जैसे इसकी पावर 1 प्लस आर की पावर कितनी है, 1 है, हम जानते हैं, छुपा हुआ रहता है वो। फिर इसकी पावर 2 तो 2, पावर 3 3, पावर 4 और पावर 5, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। ये थोड़ी मैथमेटिक्स आपको करनी होती है, आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में इतनी मैथमेटिक्स तो हमको आनी चाहिए। फिर है सप्लाई प्राइस बराबर 1000 अपॉन 1 प्लस 12/100। 12% को हम गणित में क्या कहते हैं, 12/100, तो हमारी जगह क्या लिख देंगे, 12/100, 12/100, 12/100, 12/100 और 12/100 लिख दिया। अब साथ में हम अगली स्टेप भी बता रहा हूं मैं, 12 में 100 का भाग दिया तो क्या आया मान 0.12, तो हर जगह हम क्या लिख देंगे 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, और ये ऊपर वाली स्टेप वापस यहाँ आ गई, ठीक है। अब हमने सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल वाली गणित से समझा रहा हूं, आप स्टेप्स खा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कहने का मतलब। तो हमारा मान ऊपर का वैल्यू वही है 1,000 1,000 1,000,
और अब 1 + 0.12 किया तो कितना आया 1.12, 1.12, 1.12, 1.12 और 1.12, यहां तक पहुंच गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 अपॉन 1.12 किया तो 892.86 और 1000 अपॉन 1.12 का स्क्वायर, ध्यान रखना पहले 1.12 का स्क्वायर निकाल लेना और फिर 1000 में उसका भाग देना, तो आंसर आएगा 797.19 और 1000 अपॉन 1.12 की पावर क्यूब की तो 711.78 आया। 1000 अपॉन 1.12 की पावर 4 की तो 635.51 आया और 1000 अपॉन 1.12 की पावर 5 की तो 567.43 आया और इन सबको जोड़ लेंगे तो ये सप्लाई प्राइस आ गई है हमारी 3604.77 पैसे। ठीक है, तो चूंकि ध्यान दें वर्तमान लागत प्रश्न में हमको कितनी बताई है, प्रश्न में हमको ऑलरेडी बता रखा है कि वर्तमान लागत कितनी है 3500 रुपए। ठीक है, और सप्लाई प्राइस कितनी आई है हमारी आंसर में निकलकर 3604.77। तो चूंकि वर्तमान लागत 3500 रुपए कम है, लेस देन है 3604.77 रुपए, जो कि पूंजीगत परिसंपत्ति से प्रत्याशित आय। प्रत्याशित आय कितनी होने वाली है इससे 3604.77 पैसे की और लागत कितनी बता रहा है 3500 रुपए की। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इस पूंजीगत परिसंपत्ति को खरीदकर निवेश करना लाभदायक है, क्योंकि कॉस्ट तो हो रही है 3500 रुपए और आय हो रही है 3604.77 पैसे। तो इसलिए ये परिसंपत्ति खरीदना उत्पादक के लिए या इस यंत्र में निवेश करना, इस प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना एक प्रोड्यूसर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा जटिल टॉपिक था, आप इसको समझने का प्रयास करें, इसीलिए मैंने 4 उदाहरण लेकर आपको ये टॉपिक समझाया है, क्योंकि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ही वो चीज है जिसके आधार पर इंडस्ट्री खड़ी होती है। सरकार भी जब कोई प्लांट लगाती है, कहीं मशीनरी लगाती है, कोई फैक्ट्री लगाती है, कोई भी व्यक्ति, एक छोटा सा दुकानदार भी अगर दुकान खोलना चाहता है तो वो पहले इस चीज का, भले ही वो अर्थशास्त्र नहीं जानता हो, लेकिन वो एमईसी को अपने दिमाग में जानता है कि मुझे यहाँ दुकान लगानी है तो मुझे कॉस्ट कितनी आ रही है, मैं 1 लाख रुपए दुकान में लगाऊंगा तो मुझे सालाना कितनी कमाई होगी, क्या मुझे ब्याज, मान लीजिए मैंने दुकान में 1 लाख रुपए लगा दिया और मैंने वो 1 लाख रुपए लोन लिया था, तो उसके ऊपर बैंक मुझसे दे रहा है 10% ब्याज, तो यानी कि मुझे 10,000 रुपए बैंक को देना पड़ रहा है 1 लाख का, और मेरी इनकम अगर 10,000 रुपए से ज्यादा हो रही है, सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा हो रही है, तो मेरी क्या हुई, ब्याज दर से मेरी ज्यादा हो गई ना इनकम, तो मुझे फायदा होगा, और अगर नहीं हुई तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो छोटा सा छोटा दुकानदार और बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर वो इस चीज को जानता है, बस उसे अर्थशास्त्र की भाषा में व्यक्त नहीं कर पाता। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, मटेरियल अच्छा लगा हो, उदाहरण अच्छे लगे हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।